Hind everyone, I hope and I believe you all are fit and fine and working hard to meet your goal. So this is our second marathon class जिसके अंदर हम टोटल 8 आर्गूमेंट राइटिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर अपने आर्गूमेंट को देखना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे आर्गूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका हमें प्रोज एंड कॉन्स लिखना है। मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपको एक आर्गूमेंट लिखना है। तो एक आर्गूमेंट आप कैसे लिख सकते हो, क्या इसके फेवर में पॉइंट हो सकता है, क्या अगेंस्ट में हो सकता है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। देखो, जब भी हम आर्गूमेंट लिखते हैं हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो फॉर द इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इट्स मीन कि जो यूसीसी है ना, इसका मतलब है एक कॉमन लॉ। कैसा लॉ? एक कॉमन सिविल लॉ जो कि सारे के सारे सिटीजन को बना के दिया जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। मतलब रिलीजन को ध्यान में ना रखते हुए सारे रिलीजन के लिए आप एक ही तरीके का सिविल लॉ जब बनाते हो पूरे के पूरे सिटीजन्स के लिए, उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। याद रखना, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये जो पर्सनल लॉज होती है ना, जो अलग अलग होती हैं हर एक रिलीजन की, जैसे कि मैरिज का, डाइवोर्स का, इनहेरिटेंस का या फिर एडॉप्शन का, उनको क्या कर सकती हैं, रिप्लेस करने का कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। सपोर्टर जो है वो ये बिलीव करते हैं कि अगर हम यूसीसी लेकर के आएंगे तो इससे देश में इक्वलिटी और नेशन की यूनिटी जो है वो बनी रहेगी। जबकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को लेकर के आते हैं तो इससे जो रिलीजियस फ्रीडम है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो दोनों ख़त्म हो सकती है। अगेन आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज है जो कि सारे सिटीजन्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन बनाया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं रिलेटेड टू द मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सबको रिप्लेस कर सकती है। सपोर्टर का ये बिलीफ है कि ये जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इक्वलिटी और नेशन की यूनिटी को प्रमोट कर सकती है। जबकि क्रिटिक्स का ये डर है कि अगर यूसीसी लेकर के आया जाता है तो रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल डाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है। अब हम बात करते हैं इन द फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स इन अ फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो सकता है उस चीज़ की ज़रा हम बात करते हैं। देखो, आप जब यूसीसी की बात करते हो तो इसको फेवर में जो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं दैट इज़ इट प्रमोट द नेशनल यूनिटी। यानी कि यूसीसी क्या करती है, जो नेशनल यूनिटी है ना उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। आपको पता लगेगा कि एक कॉमन लॉ अगर सारे के सारे सिटीजन्स के लिए होगा तो इसके वजह से नेशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और नेशन के अंदर इक्वलिटी देखने को मिलेगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो कि इसके फेवर में जाएगा, दैट इज़ इट इंश्योर्स द जेंडर इक्वलिटी। यानी कि यहाँ पर जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि कई सारे जो पर्सनल लॉज हैं ना उनके अंदर वुमेन को क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर यूसीसी को लेकर के आते हैं तो इससे जितने भी वुमेन हैं उनको इक्वल राइट मिलेंगे और जो जेंडर इक्वलिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की जो कि इसके फेवर में जाता है, दैट इज़ इट सिंप्लीफाइज द लीगल सिस्टम। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर एक कॉमन लॉ होगा ना तो इसके वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर और फास्टर हो जाएगा। तो अगेन हमारा ये क्या है, एक फेवर का पॉइंट है जो कि यूसीसी में आप लिख सकते हो। यूसीसी के अंदर अगेन आप एक फेवर पॉइंट लिख सकते हो दैट इज स्ट्रेंथन द सेकुलरिज्म। देखो, इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है ना वो हमारे यूसीसी के द्वारा क्या हो सकता है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। क्योंकि यूसीसी क्या करती है, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द सिविल लॉज, यानी कि जो सिविल लॉज है ना उससे रिलीजन को क्या करती है, यूसीसी अलग कर देती है। और सपोर्टर्स का ये मानना है कि इससे हमारे कंट्री का जो सेक्युलर नेचर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर आती है मॉडर्नाइज द सोसाइटी, यानी कि यूसीसी के आने से जो सोसाइटी है ना वो मॉडर्नाइज भी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनके अंदर रिफॉर्म की नीड है। और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो ह्यूमन राइट वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, यूसीसी को लेकर के आएंगे तो इससे हम सोसाइटी को भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। फिर हमारे फेवर में एक और पॉइंट आता है जो कि आप यूसीसी के फेवर में लिख सकते हो, जैसे कि ये रेड्यूस कर सकता है वोट बैंक पॉलिटिक्स को। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिलीजियस इशू को कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना वो पॉलिटिकली क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके के कॉमन लॉज जो हैं वो और ज़्यादा कम हो सकते हैं ताकि लोग पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ना करें, है ना। तो इससे आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी बच सकते हो।
फिर आती है कि इट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस राइट, यानी कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है इससे बच्चों का जो अपना एक अधिकार है ना वो भी क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। आपको पता लगेगा कि एक यूनिफॉर्म लॉ जो होगा ना, अगर इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा तो जो गार्जियनशिप है ये भी और ज़्यादा बेटर होगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। अब देखो बहुत सारी कंट्री के अंदर ना इस तरीके की चीज़ें क्या कर रही हैं और ऑलरेडी करी जा रही हैं, तो अगर हम ऐसी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन मॉडर्न कंट्रीज़ के नक्शे पे चलेंगे, एक मॉडर्न कंट्री की तरह हम भी क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता लगती हैं। तो ये मैंने 8 टोटल ऐसे पॉइंट बताए जो कि आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट के पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो सबसे पहला जो अगेंस्ट का पॉइंट है दैट इज़ इट थ्रेट टू द रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है। लोग कहते हैं, जो क्रिटिक्स है उनका मानना है कि जो पर्सनल लॉज है ना वो आपके रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं और इन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर आप इस तरीके का रूल लेकर के आते हो, लॉज लेकर के आते हो, तो इससे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा हमें देखने को मिलता है। फिर आती है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। आपको ये भी पता लगेगा कि अगर इंडिया की बात होती है तो इंडिया को हम डाइवर्स ट्रेडिशन के लिए जानते हैं, इंडिया को उसके कस्टम के लिए, डाइवर्स ट्रेडिशन के लिए जानते हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके इस डाइवर्सिटी को ही ख़त्म कर देंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारा जो ये सिंगल लीगल सिस्टम है ये इसे और ज़्यादा कमज़ोर बना सकता है। तो फॉर दिस रीज़न हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लेके आ सकते। फिर हमारा आता है फियर ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेंस। जो हमारे लोग हैं, कुछ जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ना तो इससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनमें डर कहीं ना कहीं आ जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि जो मेजॉरिटी के कस्टम और ट्रेडिशन है ना ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो इसके वजह से मेजॉरिटी डोमिनेंस एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को लेकर नहीं आ सकते। फिर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द सोशल टेंशन। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि देखो अगर आप सडनली इम्प्लीमेंट कर देते हो विदाउट कंसेंसस तो इसके वजह से क्या होगा कि प्रोटेस्ट होंगे और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे कि सोशल टेंशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर हमारे पास आता है ट्राइबल एंड रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज़। अगर आपको पता होगा तो आप सबको पता होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना उनका अपना एक यूनिक कस्टमरी लॉ होता है और अगर हम यूसीसी लेकर के आएंगे तो उनका ये जो यूनिक कस्टमरी लॉज है वो हमारे साथ क्लैश कर जाएगा और फॉर दिस रीज़न हम इस चीज़ को नहीं लेके आ सकते। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट इंटरफेस इन द प्राइवेट मैटर। आपको ये भी पता लगेगा कि देखो जो है ना, जो मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन सभी को पर्सनल मैटर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो फॉर दिस रीज़न हम यूसीसी को लेकर के नहीं आ सकते। फिर आती है लैक ऑफ पब्लिक कंसेंसस। लैक ऑफ पब्लिक कंसेंसस का मतलब क्या है कि जो इंडिया है ना यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी है और लोगों का एग्रीमेंट लेना एक कॉमन कोड पे ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसे नहीं ला सकते। फिर आता है डिफ़िकल्ट इन द ड्राफ्टिंग द न्यूट्रल लॉ, यानी कि आप एक न्यूट्रल लॉ कैसे ड्राफ्ट करोगे, है ना, एक ऐसा लॉ कैसे बनाओगे जो कि हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर ले, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और फॉर दिस चैलेंज हम इस चीज़ को नहीं लेके आ सकते। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में क्या लिखा जा सकता है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर पोटेंशियल तो है कि ये इक्वलिटी को प्रमोट कर सकता है, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है और नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट कर सकता है। लेकिन जो कंसर्न है इससे रिलेटेड वो ये है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें तो इसे धीरे धीरे क्या करना चाहिए, डायलॉग के थ्रू, पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू और कंसेंस बिल्डिंग के थ्रू क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से इक्वलिटी और सोशल हार्मनी दोनों ही चीज़ें हमारी बनी रहें, है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्गुमेंट जो कि हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। काफ़ी जेनरिक टॉपिक है बट पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हर साल होती है, इसलिए ऐसे टॉपिक को हम छोड़ के नहीं जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे दैट इज़ यूथनेशिया और इसके हम आर्गुमेंट देखेंगे, इसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट भी देखेंगे ताकि आप समझ सको कि यूथनेशिया के फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट क्या है और आप उसके ऊपर एग्ज़ाम में एक अच्छा आर्गुमेंट लिख के आ सको, है ना। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यूथनेशिया का मतलब होता है इंटेंशनली एंडिंग, है ना। जब कोई पर्सन अपने लाइफ को
लाइफ के किसी मोड़ पे होता है और कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस सफरिंग उसको होती है, कोई एक इनक्यूरेबल इलनेस हो जाती है, तो उस टाइम पर वो उस पेन और सफरिंग से जब खुद को मुक्त करना चाहता है, खुद को आज़ाद करना चाहता है, तो उस टाइम पर जो अपनी लाइफ की एंडिंग करता है उसी चीज़ को कहते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है कि अपने मरने की इच्छा, मतलब आप चाहते हो कि आपकी डेथ हो जाए, क्योंकि मतलब सॉरी यार अपने ऊपर मत लेना, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से है जो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और बहुत सीरियस है, जिसके वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। तो इस तरीके की बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई पर्सन जो है वो खुद को मारना चाहता है तो उसको बोलते हैं यूथनेशिया। याद रखना, इन इंडिया पैसिव यूथनेशिया जो है ना, ये लीगली क्या है, अलाउड है अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर इंडिया में पैसिव यूथनेशिया जो है वो अलाउड है। अब ये डिबेट यहाँ पर ये चलती है कि क्या जो यूथनेशिया है ना, ये हमारे ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करता है या फिर वॉयलेट करता है, और इसे हमें सैंक्शन कर देना चाहिए या फिर इसे हमें लाइफ में नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ के ऊपर हम अभी देखने वाले हैं, यूथनेशिया के ऊपर। अगेन मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि यूथनेशिया का मतलब है कि इंटेंशनल एंडिंग, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने लाइफ में किसी सीरियस बीमारी की वजह से, इनक्योरेबल इलनेस की वजह से सफ़र कर रहा होता है। भारत में जो पैसिव यूथनेशिया है वो लीगली अलाउड है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर, जो कि है सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन। यहाँ पर डिबेट जो है वो इसलिए होती है कि क्या जो यूथनेशिया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करता है और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है उसे वॉयलेट करता है, और इसी के ऊपर डिबेट चल रही है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर कुछ फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो कि यूथनेशिया के फेवर में हैं और हम उन्हें लिख सकते हैं। सबसे पहला तो हम देखेंगे आर्गुमेंट्स इन अ फेवर, तो आपको पता लगेगा राइट टू चूज़। देखो कोई पर्सन है ना, उसको अपने जीवन के अंदर चूज़ करने का अधिकार है ना। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एवरी पर्सन शुड हैव द फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट देयर ओन लाइफ एंड डेथ, स्पेशली इन द टर्मिनल इलनेस। अगर कोई पर्सन स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस टाइम पर वो जिएगा या मरेगा, ये चूज़ करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। और फॉर दिस रीज़न जो राइट टू चूज़ है, ये एक आर्गूमेंट बनता है जिसके अंदर आप यूथनेशिया को क्या कर सकते हो, फेवर कर सकते हो। फिर आपके पास आता है रिलीफ फ्रॉम द एक्सट्रीम पेन। अब देखो कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है, और अगर वो चीज़ सही नहीं हो सकती है, अनवियरेबल फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग अगर किसी पर्सन की हो जाती है और वो खुद को मारना चाहता है, तो इट शुड बी अलाउ। और यूथनेशिया इसके अंदर पेशेंट को बेसिकली हेल्प ही करती है कि वो अनवियरेबल फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग से बाहर आ सकता है। फिर हम बात करते हैं डेथ विद द डिग्निटी, यानी कि अगर एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसी बीमारी से कहीं ना कहीं परेशान है जिसके वजह से उसका जो पूरा का पूरा जीवन है ना वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया है और वो अपने डिग्निटी को लूज़ कर चुका है, तो फॉर द मेंटेनिंग द डिग्निटी वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से मुक्त करने के लिए यूथनेशिया को अलाउड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखो बहुत सारे जो पेशेंट है ना, वो अपने जीवन को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जीना चाहते। उनको लगता है कि उनकी जो पर्सनल डिग्निटी है वो लूज़ हो जा रही है, तो फॉर दिस रीज़न उनको डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार जो है वो देना चाहिए। रेड्यूस द फैमिली बर्डन। अब देखो क्या है ना कि कोई चाहता नहीं है कि उसका बेटा जो है वो मरे, तो इसके लिए वो डॉक्टर के बिल भरता रहता है। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से जो इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेट है फैमिली के ऊपर वो बढ़ जाता है, एंड फॉर दिस रीज़न रिड्यूसिंग द फैमिली बर्डन हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, यूथनेशिया ग्रांट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटर यूज़ ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज, यानी कि आपको ये पता लगेगा कि देखो जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं इंडिया में वो लिमिटेड ही हैं, है ना। जैसे आईसीयू बेड हो गए या जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो गए ये, तो अगर किसी ऐसे पेशेंट के ऊपर आप इसे खर्च कर रहे हो जिसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, तो ये तो फिर मूर्खता वाली बात है ना। आप उसके ऊपर खर्च करो ये सारे रिसोर्सेज जिसके रिकवरी के बेटर चांसेस है। तो फॉर दिस रीज़न बेटर यूज़ ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज हम ऐसे पर्सन को यूथनेशिया जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लीगल रेगुलेशन इज सेफर। आपको ये भी पता लगेगा कि देखो सो ये यूथनेशिया रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इसमें अगर आप लीगल रेगुलेशन लेकर के आओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैसे? क्योंकि देखो लीगल यूथनेशिया जो होगी अंडर द स्ट्रिक्ट लॉ, इसके अंदर जो अनसेफ और इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो सरकार ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया तो फिर लोग इलीगली तो कोई काम करेंगे नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी होंगे जिनकी डेटा बाहर नहीं आते और वो इस पैसिव यूथनेशिया का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम लीगलाइज करते हैं तो इससे जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको और क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा टू अवॉइड द प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी से परेशान है तो उस लंबी बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसिव यूथनेशिया को दे सकते हैं कि समटाइम मेडिकल टेक्नोलॉजीज ओनली एक्सटेंड पेन रेदर देन इम्प्रूविंग लाइफ क्वालिटी। तो कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना, यह आपको सिर्फ दर्द ही देती है, आपको इलाज करके ठीक नहीं करती, और फॉर दिस रीज़न हम पैसिव यूथनेशिया को ग्रांट कर सकते हैं। फिर आती है इट सपोर्ट द कंपनसेट केयर। अब यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जो यूथनेशिया है ना, इसको जो सपोर्टर्स है वो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो है ना वो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द इरिवर्सिबल सफरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसा पर्सन जो कि रिकवर हो ही नहीं सकता है ना, तो इरिवर्सिबल सफरिंग की वजह से उस चीज़ को बचाने के लिए अगर हम इस तरीके को लेकर के आते हैं तो जो उसके साथ रहने वाले जो कंपेंसेट केयर है उनको भी सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी फेवर में रहती हैं कि हाँ यूथनेशिया को हमें अलाउ कर देना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हमने एक आर्गूमेंट करी है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। उसके अंदर तो हमने केवल एक्टिव पैसिव यूथनेशिया की ही बात करी है ना। तो यहाँ पर हम मैराथन कर रहे हैं, सो दैट रीज़न हम यहाँ पर बहुत मिनिमम चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं आपको वो हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और जो आप लिख के आ सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर इस यूथनेशिया के अगेंस्ट में कौन कौन से पॉइंट है जो हम लिख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि सेंसिटिव ऑफ लाइफ। अब देखो कई लोग जो होते हैं ना, कई सारे तो धर्म होते हैं, उसमें ये माना जाता है कि जो ये हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है ना। मेनी रिलीजन एंड मोरल बिलीफ ये कंसीडर करते हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है बहुत ज़्यादा पवित्र है, और अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो इंटेंशनली है ना, भगवान के द्वारा नहीं, अगर हम इंटेंशनली से ख़त्म करते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है ना। तो इसके वजह से जो धर्म है ना वो हमें ये आज्ञा नहीं देती कि हमें किसी के जीवन को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा है रिस्क ऑफ मिसयूज़। अब देखो कई बार डॉक्टर को भी नहीं पता होता ना कि कौन सा पेशेंट कब ठीक होगा, है ना। तो अगर डॉक्टर ने ये सोच लिया, या फिर जो वल्नरेबल एल्डरली है या डिसेबल पीपल है उनके लोगों के साथ हालांकि इलाज ना करा करके, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि वल्नरेबल है ना, वो एल्डरली हो चुका है, वो डिसेबल्ड पीपल है, तो लोग सोचेंगे कि यार हम क्या करते हैं ना, इसको पैसे यूथनेशिया दे देते हैं ताकि इसको मार डालते हैं, वो उसका इलाज नहीं कराएंगे बल्कि इस रूल का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन वो अपने प्रेशर की वजह से यूथनेशिया को चूज करके इस चीज़ का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो फॉर दिस रीज़न इसे हमें नहीं लेना चाहिए। फिर आती है स्लिपरी स्लोप फियर। अब ये स्लिपरी स्लोप फियर क्या है, अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को अगर आप लीगलाइज कर देते हो, किस चीज़ को आप लीगलाइज कर देते हो, यूथनेशिया को, तो फॉर द टर्मिनल इलनेस, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपकी सिचुएशन है ना वो और भी ज़्यादा क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी को आपने पैसिव यूथनेशिया दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन अगर दुनिया में कहीं पर दवाई थी उस चीज़ को ठीक किया जा सकता था, तो फिर एक बार रिग्रेट भी होगा। तो दैट इज़ द स्लिपी स्लोप फियर, जहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो। फिर आती है डॉक्टर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको सर डॉक्टर जो है ना वो ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए है, ह्यूमन को अच्छा करने के लिए है। तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है ना वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो दूसरों की लाइफ सेव करेंगे, ना कि ख़त्म करेंगे। तो फॉर दिस रीज़न एक्टिव पैसिनेशिया या फिर पैसिव यूथनेशिया जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। फिर आती है रॉन्ग डायग्नोसिस। मान लो किसी का गलत इलाज हो गया है ना, वो क्यूरेबल था, वो सही किया जा सकता था, फ्यूचर ट्रीटमेंट जो थे वो थे, लेकिन आपने सही से ध्यान नहीं दिया और पर्सन को क्या कर दिया, यूथनेशिया ग्रांट कर दिया, और अब वो वापस से सही नहीं हो सकता क्योंकि वो इस दुनिया छोड़ के चला गया। तो रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से भी कई बार क्या हो सकता है, किसी पर्सन की जान जा सकती है जो कि एक्चुअल में सही हो सकता था, है ना। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अब कई बार क्या होगा कि कोई पर्सन जो होगा ना वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसको लग रहा है कि नहीं यार वो अब लाइफ को ख़त्म ही कर दे तो बहुत अच्छा है। तो कई बार डिप्रेशन या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो पेशेंट है ना वो ऐसे जजमेंट ले सकता है, और फॉर दिस रीज़न ये जो जजमेंट है वो इसके अगेंस्ट में चला जाएगा कि हाँ ये जो यूथनेशिया है इसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। तो कई बार ये चीज़ जो बेटरमेंट के लिए बनाई गई है वो बेटरमेंट के लिए यूज़ नहीं भी होगी। फिर हमारा 7th टॉपिक आता है, दैट इज़ बेटर पैलेटिव केयर अल्टरनेटिव। आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो पेन मैनेजमेंट को, इमोशनल सपोर्ट को, और इसके वजह से जो नीड ऑफ यूथनेशिया है वो ख़त्म हो सकती है ना। तो आप इन चीज़ों को बेटर करके भी यूथनेशिया की नीड को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आती है नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट। अगर यूथनेशिया को लेकर के आते हैं तो इससे सोसाइटी को नेगेटिवली क्या होगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि
लीगल यूथनेशिया की वजह से सोसाइटी का जो रिस्पेक्ट है फॉर द ह्यूमन लाइफ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इन सभी चीज़ों की वजह से यूथनेशिया को हम नहीं लेकर के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो कि देखो जो ये यूथनेशिया है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा जो डिबेट है इसके ऊपर करी गई ताकि हम इस चीज़ को क्या कर सके, बैलेंस कर सके कंपैशन को विद द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। जहाँ पर जो सपोर्टर है वो एम्फेसाइज करते हैं कि लोगों को डिग्निटी के साथ क्या होना चाहिए, मरना चाहिए या जीना चाहिए, और अगर वो लॉन्ग सफरिंग से बोल सकते हो कि परेशान है तो उनसे उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए। लेकिन जो अपोनेंट है वो ये कहते हैं कि देखो इसका मिसयूज हो सकता है, इसको यूज़ करने के लिए कुछ मोरल रिस्क भी हैं, इसलिए एक स्ट्रिक्ट लीगल सेफगार्ड होना चाहिए, मेडिकल सुपरविजन होना चाहिए और स्ट्रेंग पैलिएटिव केयर सिस्टम होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों की वजह से हम एथिकल और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल एक आर्गुमेंट जो कि हमने देखा किस चीज़ के ऊपर, यूथनेशिया के ऊपर। आई होप एंड आई बिलीव कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम कहते हैं जीएम क्रॉप, है ना। इस चीज़ के ऊपर हम आर्गुमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, इसका मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से डेवलप किए जाते हैं कुछ यूजफुल ट्रेट के साथ, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, हायर प्रोडक्टिविटी हो, ड्रॉट टॉलरेंस हो, और उनका जो न्यूट्रिशन लेवल हो वो भी इम्प्रूव्ड हो। तो इसी तरीके के क्रॉप को हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। अब याद रखेंगे कि जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये कंसीडर्ड होते हैं एज अ इम्पोर्टेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड द क्लाइमेट रेजिलियंस। लेकिन इसके साथ एक कंसर्न ये भी है कि जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी है, हेल्थ रिस्क है, और जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है ओवर द एग्रीकल्चर, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका क्या है, कुछ फ़ायदे और नुकसान है जो कि हमने यहाँ पर देखे। अगेन मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो जो हमारा जीएम क्रॉप है ना, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का चेंज करते हैं बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, और ऐसे प्लांट को डेवलप किया जाता है जिनके अंदर कुछ यूजफुल ट्रेड जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, हायर प्रोडक्टिविटी हो, ड्रॉट टॉलरेंस के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल भी काफ़ी अच्छा हो। लेकिन इसके साथ जो हमारी इंपॉर्टेंस है जीएम क्रॉप की वो ये है कि इससे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो इसके साथ कंसर्न है वो ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उस पर कॉर्पोरेट का कंट्रोल हो जाता है, हेल्थ रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट सेफ्टी है वो भी इसका एक बड़ा कंसर्न हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ आर्गुमेंट्स की जो कि इन अ फेवर जाता है जीएम क्रॉप, यानी कि जीएम क्रॉप के क्या बेनिफिट्स हैं, इनकी ज़रा हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें पता लगेगा कि इसके वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, डिजीज के रेजिस्टेंट होंगे, हार्श क्लाइमेट कंडीशन के अंदर भी ये ग्रो किए जा सकते हैं। तो इसके वजह से जो क्रॉप की एल्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, और जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। अपना जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है ना जो कि फेवर में आप लिख सकते हो वो ये होता है कि इट रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। क्योंकि देखो अब जो हमारे जीएम क्रॉप है ये पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे, है ना, इनके ऊपर कोई कीड़े नहीं लगेंगे, तो इसके वजह से आप क्या नहीं करोगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इन सभी क्रॉप्स के अंदर जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, तो इनके अंदर जो केमिकल पेस्टिसाइड है ना उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और हेल्थ हजार्ड जो है वो फार्मर्स को भी नहीं फेस करने पड़ते हैं, और फार्मर्स जो है वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। फिर आती है न्यूट्रिशनल वैल्यू का इम्प्रूव होना। आपको ये पता लगेगा कि देखो जो ये जीएम क्रॉप है ना जैसे कि गोल्डन राइस वगैरह हो गए, इनके अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है, और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जीएम क्रॉप्स के अंदर मिलते हैं, जिसके वजह से जो माल न्यूट्रिशन है या फिर जो डिफिशियंसी की वजह से डिसीज़ होती है वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती है, और ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इसके एक बेनिफिट के अंदर काउंट किया जाता है। फिर आती है क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट। आपको पता लगेगा कि ये जो आपके जीएम क्रॉप्स होते हैं ना, ये जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि इन्हें आप कहीं भी क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, डेवलप कर सकते हो इन द ड्रॉट रीजन। इसके अलावा ये हीट टॉलरेंट भी क्रॉप होते हैं, और इसके वजह से ये जो सर्वाइव कंडीशन होती है, सर्वाइव वेदर कंडीशन होती है, उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं इन अ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। और इसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज के अंदर भी इन सारे जीएम क्रॉप्स को आप उगा करके अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं।
फिर हमारे पास आती है इकोनॉमिक बेनिफिट टू द फार्मर्स। आपको ये पता लगेगा कि देखो ये जो हमारे जीएम क्रॉप्स होते हैं ना, ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इनकी एल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लोअर इनपुट कॉस्ट होता है, जिसके वजह से फार्मर को प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है और उनकी इनकम जो है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इसके अलावा आपको पता लगेगा कंट्रीब्यूशन टू द फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो जीएम क्रॉप्स हैं इनके वजह से आपको फूड सिक्योरिटी देखने को मिलती है, यानी कि जीएम क्रॉप्स हेल्प करते हैं टू फीड द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी विदाउट इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को बिना बढ़े हुए आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके इस बढ़ती हुई आबादी वाले दुनिया के अंदर भी क्या कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। नाउ वी विल डिस्कस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द जीएम क्रॉप, है ना। देखो जीएम क्रॉप से रिलेटेड क्या कंसर्न है उनकी ज़रा हम बात करते हैं और अगेंस्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो आता है इन्वायरमेंटल रिस्क। अगर आप जीएम क्रॉप यूज़ करोगे ना, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इससे होगा क्या कि जो आपकी क्रॉस बीड है ना, इस क्रॉस बीड के लिए जो नेचुरल प्लांट्स हैं जो हमारे सोसाइटी में या जो हमारे अर्थ के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं वो ये नहीं होंगे, ये क्रॉस बीड होंगे। और क्रॉस बीड के वजह से क्या हो सकता है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो ख़त्म हो सकता है या फिर डिसरप्ट हो सकता है, तो इससे आपको इन्वायरमेंटल रिस्क देखने को मिलता है। तो फॉर दिस रीज़न आप जीएम क्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आती है हेल्थ कंसर्न। हेल्थ कंसर्न में क्या पता लगेगा, देखो अगर आप जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करते हो ना तो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि यार हो सकता है ना कि अगर आप जीएम क्रॉप्स का बार बार इस्तेमाल करोगे अपने खाने के अंदर तो इससे लोगों को एलर्जी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और इसके वजह से जो लोग हैं ना वो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क का शिकार हो सकते हैं और फॉर दिस रीज़न आप जो है वो जीएम क्रॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। फिर हमारे पास आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अगर आप जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, अगर आप एक्सेसिव कल्टीवेशन करोगे जीएम क्रॉप का तो इससे जो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपके पास आता है कॉर्पोरेट मोनोपोली। अब देखो अगर जीएम क्रॉप्स का ही सब लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो कुछ ऐसी कंपनी जो कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी जो हैं वो सारे के सारे जो जीएम सीड हैं उनको कंट्रोल करेंगी और इसके वजह से जो फार्मर्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और जो कॉरपोरेशंस वगैरह है ना उनकी मोनोपोली जो है वो सीड्स को लेकर के आ जाएगी और यहाँ पर जो लोग हैं वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कंपनी चाहे तो सीड के दाम भी बढ़ा सकती है। तो इसके वजह से भी चलो पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, भूल गया, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं एथिकल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्शंस की। आपको ये पता लगेगा कि देखो बहुत सारे जो लोग हैं ना जेनेटिक मॉडिफाई को क्या कहते हैं, अननेचुरल कहते हैं और धर्मों के अंदर क्या कहा गया है कि ऐसे जो संकर प्रजाति के फसलें हैं ना उनको नहीं खाना चाहिए, है ना, उनको पाप समझा जाता है। तो जो हमारे धर्म है उस धर्म के अनुसार अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या है, सही नहीं है और ये मोरल के अगेंस्ट जाता है। आप संकर प्रजाति की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फॉर दिस रीज़न जो एथिकल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्शंस है वो भी आपके इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर आते हैं। देखो संकर तो पता है ना, हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं ना, हाइब्रिड को ही हम कहते हैं संकर प्रजाति। तो जो हाइब्रिड हमारा होता है उस चीज़ का जो इस्तेमाल है वो धर्म के अंदर मना किया गया है। फिर आती है हमारी सर्टेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, देखो अनसर्टेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि यहाँ पर हम बात तो करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस की, हेल्थ इम्पैक्ट की। तो जब आप जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हो तो ये अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड है नहीं कि इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है ना, अभी फर्दर रिसर्च होनी बाकी है। तो अगर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही हमें क्लियर नहीं है तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल क्यों करें, है ना। तो अगेन ये इसके अगेंस्ट पॉइंट के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। फिर आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। आपको पता लगेगा जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे हैं नहीं वो हर साल नई नई बीज खरीद के नहीं खेती कर सकते, है ना। तो फॉर दिस रीज़न ये जो जीएम क्रॉप्स है वो छोटे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं क्योंकि वो इतने एक्सेसिव और एक्सपेंसिव जो फूड्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनको वो मैनेज नहीं कर सकते। और जो जीएम सीड्स हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जा रहे हैं ये रूरल इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फॉर दिस रीज़न हम इसे नहीं लेकर के आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर कंक्लूजन की, तो आप लिख सकते
हो कि जो GM क्रॉप है ना, ये ऑफर करता है कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हालांकि इसके साथ कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी का कंसर्न हो गया, पब्लिक हेल्थ का हो गया और कॉर्पोरेट डोमिनेंस का भी हो गया, जैसा हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंट रिसर्च, एक बैलेंस्ड पॉलिसी मेकिंग लेकर के आना चाहिए, जिसकी वजह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का बेनिफिट इंश्योर कर सके सोसाइटी में विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके का कंक्लूजन अगर आप लिखते हो, ये पूरा का पूरा कंटेंट अपने बोल सकते हो कि आप एग्ज़ाम में लिख करके आते हो, और ख़ास करके कब, जब आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जाती है, तो आप एक अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर हम फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखो कि ऑनलाइन गेमिंग का इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ द डिजिटल इंटरटेनमेंट है, जिसका जो राइज है वो स्मार्टफोन के आने की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और आज मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना, वो मल्टीप्लेयर या ई स्पोर्ट गेमिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरीके के गेम्स को खेल रहे हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन गेमिंग का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप ये बता सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग भारत का या दुनिया का बोल सकते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इंटरटेनमेंट का क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है, जहाँ पर स्मार्टफोन और इंटरनेट के आने की वजह से जो मिलियंस ऑफ पीपल है ना, वो मल्टीप्लेयर या ई स्पोर्ट गेमिंग क्या कर रहे हैं, अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वाइल ऑनलाइन गेमिंग ऑफर इंटरटेनमेंट, यानी कि जो ये आपकी ऑनलाइन गेमिंग है, कि आपको इंटरटेनमेंट ऑफर करती है, सोशल इंटरेक्शन देती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसके साथ ही ये कुछ कंसर्न भी लेकर के आती है, जैसे कि एडिक्शन होना, मेंटल हेल्थ होना, साइबर बुलिंग होना या फिर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होना। यानी कि जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो इससे आपको मज़ा तो आता है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर दिखती हैं। कई सारे लोग तो गेम खेल के आज करोड़पति हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि गेम खेलने की वजह से आपको एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, साइबर बुलिंग और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन जैसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि देखो ऑनलाइन गेमिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग, अगर आर्गुमेंट पूछा जाए तो हम आर्गुमेंट्स इन अ फेवर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग क्या लिख सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये आपको इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन देती है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जब थक जाते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग उनको एंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेस उनका रिलीफ होता है, और इसके वजह से हम अपने डेली प्रेशर से क्या हो पाते हैं, कहीं ना कहीं फ्री हो पाते हैं और रिलैक्स हो पाते हैं। तो फॉर द इंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन जो ऑनलाइन गेमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज सोशल कनेक्टिविटी। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो ये मल्टीप्लेयर गेम है ना, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आपस में एक साथ मिलकर के खेलते हैं, तो आप दूसरे प्लेयर से कनेक्ट भी कर पाते हो, और यहाँ पर आप दुनिया के लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हो, है ना। एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, समझ जाना खुद ब खुद, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम्स है जहाँ पर आप दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो इसके वजह से जो आपका टीम वर्क है, फ्रेंडशिप है या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और ज़्यादा बेटर होता है। तो जो सोशल कनेक्टिविटी है वो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बढ़ती है। तो फॉर दिस रीज़न ऑनलाइन गेमिंग को हम इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। फिर आती है कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट। अब देखो, जो कॉग्निटिव स्किल हमारी होती है ना, जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया, मेमोरी स्किल हो गया, ये क्या होती हैं, आपके गेम खेलने से बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं, अब ये तो सरकार बताएगी ना, रिसर्च बताएगी, एक बार आप चेक करना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि बहुत सारे जो गेम है, अब ऐसा नहीं कि लूडो खेल रहे हो तो इसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे चेस वगैरह गेम वगैरह हो गए तो आप उसे ऑनलाइन भी खेल सकते हो बढ़िया प्लेयर के साथ। तो ये बहुत सारे जो गेम हो गए ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करती हैं, मेमोरी जो है आपकी इम्प्रूव करती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ाती हैं। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल है ना, ये ऑनलाइन गेम खेलने से क्या होता है, डेवलप होता है। तो फॉर दिस रीज़न ऑनलाइन गेमिंग को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़। देखो, यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के नाम तो मत लिखना एग्जाम के अंदर, है ना, चाहे तो मत लिखना, चलो मैंने आज तक नहीं लिखा तो मैं आपको कहूँगा भी नहीं लिखने के लिए, है ना। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप लिख सकते हो कि बहुत सारे लोग ई स्पोर्ट गेम खेल करके, है ना, ई स्पोर्ट गेम स्ट्रीमिंग कंटेंट क्रिएशन करके आज बहुत बड़े प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी यूथ के लिए क्रिएट कर चुके हैं, और ये यूथ के आइकन भी बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो एग्जांपल में तो आप बहुत सारे लोगों के नाम लिख सकते हो ना, जो ई स्पोर्ट या फिर गेम को स्ट्रीम करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हैं गेम खेल के ही, और वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोफेशन जो
ऑनलाइन गेमिंग है ना वो यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ से वो पैसा कमा सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्किल इन्हेंसमेंट, यानी कि जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो ना तो इससे आपकी जो एक स्किल है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। कौन सी स्किल भैया, आप देखोगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना इससे जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं। जैसे अगर आप कार रेसिंग कर रहे हो, बाइक रेसिंग कर रहे हो, तो इससे आपका जो रिफ्लेक्स होता है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन आपके आई का, हैंड का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। मल्टीटास्किंग, आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हो, टीम में काम कर सकते हो, यानी कि टीम वर्क कर सकते हो। लीडरशिप की एबिलिटी जो है वो भी आपकी डेवलप हो सकती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जब आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हो। फिर आती है एजुकेशनल बेनिफिट। अब कई सारे जो ऑनलाइन गेमिंग है ना इसमें आपको एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कि देखोगे तो बहुत सारी जो गेम है ना वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन की तरफ क्या करती है, लेकर के जाती है और उसके बारे में आपको बताती है। तो इससे आपका जो बोल सकते हो कि एक इंटरेक्टिव मैनर है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होता है और आप जो है वो ज्योग्राफी, साइंस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन इन सभी चीज़ों को गेम के थ्रू सीख पाते हो। एंड एजुकेशनल बेनिफिट भी हमारे ऑनलाइन गेमिंग का है। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ के बारे में। अब देखो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना ये सभी को एक साथ लेकर के आते हैं। अमीर, गरीब, कोई भी धर्म का इंसान हो, सभी को एक साथ लेकर के आते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड क्यों ना हो। तो इसके वजह से सोसाइटी के अंदर जो इंक्लूसिवनेस है ना ये भी क्या होती है, प्रमोट होती है। अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है या फिर इसके अगेंस्ट में कौन से पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो। सबसे पहला है तो गेम का एडिक्शन हो जाना। अगर कई सारे बच्चे जो गेम खेलते हैं ऑनलाइन उनको क्या होता है, गेम का एडिक्शन हो जाता है। उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है, उनका जो वर्क एंड सोशल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गेम के एडिक्ट हो जाते हैं और फॉर दिस रीज़न ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अच्छी नहीं है। फिर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की। देखो ऑनलाइन गेमिंग खेलने की वजह से कई बार जो हमारा नेचर होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि वो गेम का इन्वायरमेंट ही टॉक्सिक होता है। साइबर बुलिंग का खतरा होता है, कंपिटिटिव प्रेशर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुए हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, वायलेंस एंड एग्रेशन। अब देखो कई सारे गेम जब हम खेलते हैं ना तो उस गेम के अंदर वायलेंट सीन होता है ना, तो इसके वजह से वायलेंट गेम खेलने की वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। हम क्या करते हैं, एज अ इंडिविजुअल भूल जाते हैं खुद को और वायलेंस की तरफ क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये भी एक गेम का बोल सकते हो कि साइड इफेक्ट है। फिर हमारे पास आता है एकेडमिक एंड करियर इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है यार पढ़ाई लिखाई से कुछ होगा नहीं, गेम खेल के करियर बनाते हैं और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गेम के ऊपर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, जिसके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। निगेटिवली उनकी एकेडमिक्स और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। मतलब कि अगर देखोगे तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही, पढ़ाई में भी नंबर 0 आ रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो इसके वजह से उनका करियर ख़त्म हो गया और एकेडमिक्स तो ख़त्म हो ही गई। फिर यहाँ पर आता है साइबर बुलिंग एंड टॉक्सिक बिहेवियर। यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं ना यहाँ पर आपको जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं और हैरेस करते हैं, कई बार तो अब्यूज़ भी करते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन बन जाता है। तो फॉर दिस रीज़न ऑनलाइन गेमिंग इज़ नॉट परफेक्ट फॉर एवरीवन। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क एंड गैम्बलिंग की। देखो जो ऑनलाइन गेमिंग है ना यहाँ पर लोगों के पैसे के साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है और यहाँ पर जुआ भी खेला जा सकता है ना। जैसे कि लूट बॉक्सेस अगर, जैसे कि अगर आप पबजी या फ्री फायर वगैरह खेलते होगे तो यहाँ पर आपको लूट बॉक्सेस मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, उन्हें खरीदते हो है ना, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और मिलता क्या है, मतलब कुछ आपको कॉइन्स मिल जाते हैं और उन कॉइन्स का आप इस्तेमाल करते हो शॉपिंग के लिए, लेकिन वो शॉपिंग भी आपको उसी ऐप से करनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि लूट बॉक्सेस हो गए, माइक्रो ट्रांजैक्शंस हो गए, ये गेम के अंदर आप छोटे छोटे जो परचेस करते हो इससे आपको फाइनेंशियल नुकसान होता है और साथ में ये गैम्बलिंग और आपके एडिक्शन को भी बढ़ाता है टुवर्ड द गेम, है ना। तो ये भी एक क्या है हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल की। देखो अगर आप बहुत घंटे गेम खेलोगे बेड पे बैठे बैठे तो मोटापा बढ़ जाएगा, आँख खराब हो जाएगा, पुअर पोस्चर हो जाएगा, मतलब इंसान थोड़ा कुबड़ा हो जाएगा। अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलता है एंड दिस आर द सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो कि इसके वजह से हमें देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। ये हमें इंटरटेनमेंट, सोशल इंटरेक्शन और करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर हम एक्सेसिव और
इररिस्पॉन्सिबल गेमिंग करते हैं तो इसके वजह से एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गेम के हैबिट को बैलेंस करना चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए, यानी कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा गेम ना खेले। डिजिटल रेगुलेशन लेकर के भी सरकार आए और अवेयरनेस बढ़ाई जाए सोसाइटी के अंदर, जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएँ और इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, न कि किसी नुकसान के लिए, है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन होता है और ये होती है पूरी की पूरी आर्गूमेंट जो कि आप लिख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट आर्गूमेंट, दैट इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, है ना। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है, इस चीज़ की ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप देखो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है ना, ये रेफर करता है डिवाइडिंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप विद इन अ एससी कैटेगरी। मतलब एससी कैटेगरी के अंदर भी आप अलग अलग ग्रुप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। इसी चीज़ को हम कहते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और जो वेलफेयर बेनिफिट है वो हम उनके पास पहुंचा पाए जिन्हें एक्चुअल में नीड है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक एससी कैटेगरी से कोई पर्सन था जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था, उसको रिजर्वेशन मिला और आज वो आईएएस बन गया, है ना। अब उसका जो बेटा है वो भी एससी कैटेगरी के अंदर आएगा, लेकिन वो बेटा किसका है, आईएएस का है। तो क्या वो अपने पापा के जितना ही गरीब है? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसके पापा तो अब आईएएस बन गए हैं। लेकिन उस पर्सन को ना अभी भी वो रिजर्वेशन मिलेगा और इसके वजह से वो पर्सन अगेन रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के आईएएस बन जाएगा और बाकी जो लोग जो पीछे रह गए वो शायद आईएएस ना बन पाए, जो कि एक्चुअल में ये रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए था, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, इस चीज़ को लाने की बात करी गई है ताकि जो वेलफेयर ऑफ बेनिफिट है वो सभी को मिल पाए जो इसके योग्य हों। यहाँ पर आपको पता लगेगा ये जो डिबेट है ना वो इसलिए अराइज हुआ क्योंकि कुछ जो हमारे एससी कम्युनिटीज़ हैं वो इससे बेनिफिट ऑलरेडी हो चुकी हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के थ्रू, और वो जो हमारी बेनिफिट हो चुकी हैं वो अब बैकवर्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बैकवर्ड ग्रुप का हिस्सा ही क्या करती हैं, कंसीडर करती हैं और अपने आप को या अपने जो भाई बंधु हैं उनको जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं उनको जो न्याय है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता। इसलिए इस चीज़ के ऊपर जो डिबेट है वो स्टार्ट हुई है। अब फटाफट से ना हम आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आखिर इसे क्यों होना चाहिए, इसके ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब आप बात करोगे इसके फेवर में ना, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टू एड्रेस द इंटरनल इनइक्वालिटी। देखो अब जो एससी कैटेगरी है ना, उस एससी कैटेगरी के अंदर भी इनइक्वालिटी है। कुछ एससी कैटेगरी तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, है ना, कुछ जो हैं वो अभी भी पीछे रह गए हैं। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ये जो हमारा सब क्लासिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड दैट पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट भैया सभी को बराबर मिले। तो इससे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है सभी को बराबर मिले, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एससी कैटेगरी के अंदर भी। देखो मैं हर एक लाइन अब आपको पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि इतना तो आप ओवरऑल डेवलप कर ही लोगे माइंड में कि अगर मैं आपको टॉपिक बताता हूँ तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख पाओ, है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटर वेलफेयर पॉलिसीज़, है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर सके, एक अच्छी पॉलिसी बना सके, बेटर पॉलिसी बना सके, ताकि उन लोगों के ऊपर फोकस किया जा सके जिन्हें सच में इस रिजर्वेशन की नीड है। तो फॉर दिस रीज़न हमें क्या करना चाहिए, एससी कैटेगरी के अंदर भी जो ये बोल सकते हो सब क्लासिफिकेशन है वो लेकर के आना चाहिए। फिर आता है प्रमोशन ऑफ द सोशल जस्टिस, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको ये पता लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो सच में जिन्हें ज़रूरी है रिजर्वेशन देना, उन्हें पहचाना जाए, उन्हें रिजर्वेशन दी जाए, जिसके वजह से जो अनइक्वल डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में ना हो। तो इसके वजह से जो सोशल जस्टिस है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी ये जो सब क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखोगे तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ सके, क्योंकि आज आप देखोगे ना, मैं गिने चुने एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलो ये पॉलिटिकल वीडियो होने की वजह से क्या हो सकता है कि मेरी वीडियोस पे स्ट्राइक आ सकते हैं या फिर इस वीडियो को हटाया जा सकता है। तो फॉर दिस रीज़न मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बट ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसी एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेकर के ना आज बहुत बड़े मंत्री या विधायक बन गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो मंत्री विधायक होने के बावजूद भी चुनाव वही लड़ते हैं और वही मंत्री विधायक होते हैं। बाकी उनके कैटेगरी में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिलता, ना ही वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं खुद को। तो दिस इज़ द रीज़न, जो कि आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों की वजह से जो आपके मार्जिनलाइज सब ग्रुप्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर सेम लेवल पर आ सके जितना कि उनके ही कैटेगरी के कुछ लोगों का है।
फिर हम बात करते हैं आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में क्या है। देखो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में ये जाता है कि डिवीजन विद इन द एससी कम्युनिटीज़। अब देखो एससी कम्युनिटीज़ क्या है, एक कम्युनिटीज़ है, जैसे कि अगर मैं यादव हूँ तो मेरी यादव एक कम्युनिटीज़ है ना। इसी तरीके से मान लो एससी अगर कोई कम्युनिटीज़ है तो वो एससी एक कम्युनिटीज़ है। तो मान लो जितने भी सारे यादव हैं वो सारे सेम ही समझते हैं ना खुद को, ऐसे ही जितने भी सारे एससी कैटेगरी हैं वो सारे खुद को एससी कैटेगरी ही समझते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ कि अरे मैं तो अमीर वाला एससी हूँ, तुम तो गरीब वाले एससी हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इनका एक यूनिटी है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि सब क्लासिफिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, रेस्टमेंट आ सकता है और कंपटीशन अमंग द डिफरेंट एससी ग्रुप हमें देखने को मिल सकते हैं। शादियाँ इनकी नहीं होगी फिर आपस में, क्यों? क्योंकि एक कहेगा यार हम तो अमीर वाले एससी हैं, तुम तो गरीब वाले एससी हो, फिर शादी नहीं होगा, ये लोग एक साथ बैठेंगे नहीं, खाना पीना नहीं खाएंगे और सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग ही लेवल पर चला जाएगा। तो फॉर दिस रीज़न हम यहाँ पर एससी कम्युनिटी का जो सब क्लासिफिकेशन है वो नहीं कर सकते। फिर हमारे पास क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। अगर सरकार मान लो इस तरीके की चीज़ें लाती है तो फिर सरकार पहचानेगी कैसे कि भैया कौन सही है कौन गलत है, किसको ये चीज़ मिलनी चाहिए किसको ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि सारे एससी कैटेगरी के लोग तो आईएएस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एससी कैटेगरी के लोग हैं जो आगे हैं पढ़ लिख करके। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या बेंचमार्क सेट करोगे, कैसे इन सभी चीज़ों को आप एक बोल सकते हो कि स्केल पे लेकर के आओगे, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट है। तो फॉर दिस रीज़न ये जो चीज़ है वो हमें नहीं लेके आनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या आता है, रिस्क ऑफ इंक्रीज द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसके वजह से जो कास्ट आइडेंटिटीज़ है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो नई तरीके की फॉर्म्स है ना सोसाइटी के अंदर एक्सक्लूजन करने का विद इन द एससी कम्युनिटी वो देखने को मिलेगा और इस चीज़ की वजह से हम इसे नहीं ला सकते। फिर आता है अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो डिस्प्यूट है वो ये है कि आप जो किस ग्रुप को ना है वो ज़्यादा बेनिफिट दोगे, किसको कम बेनिफिट दोगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल हो जाएगा और फॉर दिस रीज़न हम इस चीज़ को नहीं ला सकते। फिर आती है यहाँ पर कि पॉलिटिकल मिसयूज़। पॉलिटिकल मिसयूज़ क्या होगा कि कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो इस सब क्लासिफिकेशन का मिसयूज़ कर सकती हैं केवल और केवल अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, न कि उनके वेलफेयर के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकली मिसयूज़ भी किया जा सकता है इस रूल का, तो इसलिए भी हम इसे नहीं ला सकते। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। आपको ये पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, कोई फेयर क्राइटेरिया कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, किसी कैटेगरीज को कैसे पहचाना जाएगा। तो इसके लिए लीगल डिस्प्यूट जो है वो और बढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ सकता है और फॉर दिस रीज़न हम इसे लेके नहीं आ सकते। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की तो आप लिख सकते हो कि देखो जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है ना इसका मतलब ये है कि हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, अमंग दोज पर्सन जो कि डिसएडवांटेज हैं एससी कैटेगरी के अंदर ही। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है वो ये है कि देखो सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर सब क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग एक पॉलिसी लेकर के आएंगे जो कि प्रॉपर डेटा बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंसी हो और सोशल कंसेंसस के बेसिस पर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे हम सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करके जो हमारी एससी कम्युनिटीज़ के अंदर बोल सकते हो कि यूनिटी है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। विदाउट वीकिंग इट हम उसे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इस चीज़ के अंदर। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो हमारा सब क्लासिफिकेशन अब एससी कास्ट के अंदर वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके ऊपर आपसे आर्गूमेंट पूछी जा सकती है ना। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो इसको आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है ना ये रेफर करता है इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट हुज डायरेक्टली एडवर्टाइज इज लीगली रेस्ट्रिक्टेड। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यार, आप समझ जाओगे। हमारे मतलब भारत के अंदर जो गुटखा तंबाकू इन सब का प्रचार करना बैन है। तो सलमान खान हो गया या फिर जो शाहरुख खान हो गए या फिर जो आपके और भी हीरोइन हो गए, वो क्या करते हैं, बोलते हैं ना दाने दाने में है केसर का दम, वो दिखाते हैं गुटखा का प्रचार, लेकिन कहते क्या है कि ये गुटखा नहीं है केसर है। तो बेसिकली सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब भी यही होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि भारत सरकार ने बैन कर रखी है ना, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, इनडायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हो, उसी चीज़ को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब याद रखना कि जैसे अल्कोहल और टोबैको इंडिया में बैन है, लेकिन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो एक दिखाता है ना कि नंबर 1 यारी मैकडोनल्ड,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर 1 यारी क्या दिखाती है, अल्कोहल के प्रचार को दिखाती है। वो डायरेक्ट नहीं कहते कि ये अल्कोहल है आप पियो, वो कहते हैं ये नंबर 1 यारी के लिए पियो, तो वो अल्कोहल का प्रचार दिखाते हैं। सेम ऐसे टोबैको का प्रचार किया जाता है, जो कि चीज़ें हमारे इंडिया में बैन है, बट फिर भी इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जाता है, उनको एडवर्टाइज किया जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब बहुत सारी जो कंपनीज़ है ना, वो दूसरे किसी प्रोडक्ट को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं किसी इवेंट के अंदर, और वो सेम ब्रांड के नेम से ही क्या करती हैं, उस चीज़ को प्रमोट करके अपनी विजिबिलिटी को और कंज्यूमर को रिकॉल करने के लिए इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती हैं। जबकि बिजनेस में इसे मार्केटिंग नेसेसिटी भी बताया जाता है, जबकि जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ये अनएथिकल है और हार्मफुल है पब्लिक के हेल्थ के लिए। अब इसी चीज़ के ऊपर जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट के हम फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले तो देखो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जरूरी क्यों है, इसके फेवर की बात करते हैं। देखो लीगल ब्रांड प्रमोशन, क्योंकि सभी ब्रांड को ना प्रमोट करने का क्या है, अपना एक अधिकार है। जैसे अगर ये मेरी वीडियो है और मैं इसे यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहूँ तो इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने कोई ब्रांड बनाया है, चाहे वो टोबैको का हो, अल्कोहल का हो, वो उसे प्रमोट कर सकता है, तो फिर उसे मना क्यों किया जाए, है ना। क्योंकि जो कंपनीज हैं उनको लीगली अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को मेंटेन करने का अधिकार है, और इसके वजह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं लाना चाहिए। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक सपोर्ट टू द इवेंट। अब भैया जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उन इवेंट के अंदर ये लोग पैसे भी तो देते हैं। जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते होगे, है ना, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होगे तो मैं पान बहार या पता नहीं क्या है यार, एक गुटखे का प्रचार आता है, पूरे बोर्डिंग पे लगा होगा, है ना। जब आप क्रिकेट देखोगे तो आपको ना जो गुटखे का प्रचार होता है उसके बहुत बड़े टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। तो भैया जो बड़े बड़े मैच हो रहे होते हैं, जैसे IPL हो गया, इंटरनेशनल मैच हो गए, तो उनको जो फंडिंग मिलती है वो यही कंपनी तो देती हैं। अगर आप इनका प्रचार नहीं करोगे, इनको स्पॉन्सर नहीं करोगे, तो फिर ये लोग आपको पैसा क्यों देंगे, है ना। और ये बड़े बड़े जो इवेंट हैं वो कैसे हो पाएंगे। तो जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो गए, इसके अंदर जो स्पॉन्सर होते हैं ना, वो ऐसी ही कंपनी होती हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली क्या होता है, बंद कर दिया गया होता है सरकार के द्वारा। तो ये कल्चरल इवेंट को होस्ट करती हैं, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को होस्ट करती हैं, और ये आपके स्पोर्ट को भी स्पॉन्सर करती हैं, जिससे कि इकोनॉमी तो हमारी अच्छी होती है ना। तो इकोनॉमी को अच्छे होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को बैन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड कंज्यूमर लॉयल्टी के बारे में। अब भाई देखो, अगर कोई कस्टमर है जो किसी का ब्रांड खरीद रहा है ना, तो उस ब्रांड के मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझो, स्किप करो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर से सुनो। देखो, जो ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन है ना, कस्टमर की लॉयल्टी है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। और अगर आप इनडायरेक्टली भी एडवर्टाइज करते हो तो इससे कंपनी अपने कस्टमर को अवेयर तो कर सकती है, अपने लॉयल कस्टमर को बता तो सकती है कि देखो हमारा ये ब्रांड आया, आप इसे खरीदो, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी जो हमारा ये प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा एथिकल है और अच्छा है। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब देखो भैया, अगर आप किसी को बैन करते हो और वो अलग तरीके से कोई नुस्खा निकाल लेता है उसे प्रमोट करने का, तो ये तो उसकी क्रिएटिविटी है ना। तो अगर ये उसकी क्रिएटिविटी है तो आप उसे को बैन करोगे, है ना। तो एक इनोवेटिव और इंगेजिंग कैंपेनिंग आप करते हो किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है और हम उसे नहीं रोक सकते। फिर आता है कंज्यूमर इंगेजमेंट। अब भैया देखो, यहाँ पर ये है कि वो डायरेक्ट तो आपके मुंह में ला नहीं रहा, वो बस उन चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहा है जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको है इंटरेस्ट, आप चाहते हो कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें, आप उसके कंज्यूमर हो, तो इसके लिए वो आपको एडवर्टाइज कर सकता है और ये इसका वो अधिकार भी है। तो फॉर द कंज्यूमर इंगेजमेंट वो ऐसी चीज़ें करेगा, तो इसके लिए भी हमें इस चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए, है ना। चलो, अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट कौन कौन से हैं जो कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अगेंस्ट में जाते हैं। आप देखोगे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है, सरकार ने बैन कर दिया, कोई चीज़ गलत है तो अब क्या हो रहा है कि उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। जैसे कि मान लो मेरे जैसा कोई इंसान हो जिसने आज तक गुटखा खाया ही नहीं है ना, वो क्या देखेगा कि यार दाने दाने में केसर का दम है और डॉक्टर ने बोला भैया केसर खाओ, तो वो क्या करेगा, जाएगा गुटखा खरीदेगा और खाएगा, बोलेगा दाने दाने में केसर का दम है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स है ना, इससे डायरेक्टली आप क्या करते हो, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हो जो कि उसमें है ही नहीं। आप बेसिकली अपने कस्टमर को धोखा देते हो और इस एडवर्टाइजमेंट को मिसलीडिंग कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, और इसकी वजह से हम इस तरीके की चीज़ों को सोसाइटी में बैन कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते, है ना। तो इसके अगेंस्ट में ये जाता है। फिर आती है टारगेटिंग द यूथ। अब देखो क्या है, जैसे नंबर 1 यारी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, नंबर 1 यारी बस समझो। तो ये जो नंबर 1 यारी है, ये क्या करता है, यूथ को ही तो टारगेट करता है, वो बुढ़े लोगों को थोड़ी टारगेट करता है। वो हमारे जैसे यूथ को टारगेट करता है, भाई अगर यारी दोस्ती है तो फिर ये वाला ब्रांड खरीदो, अपने दोस्तों के साथ पियो,
उसके बाद तुम्हारी यारी जो है वो नंबर 1 यारी बनेगी। तो जो कुछ एडवर्टाइजमेंट है ना, वो यंग पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार ये तो हार्मफुल हैबिट्स है ना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ये आम बात है, अगर तुम नहीं करते तो तुम मर्द नहीं हो, है ना, तुम्हें ये करना चाहिए। और इसके वजह से जो लोग हैं वो इस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगेन ये हमारे यूथ को क्या कर रहा है, मिसलीड ही कर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ हार्म टू द पब्लिक हेल्थ गोल्स। और देखो पब्लिक का जो हेल्थ गोल है, लोग सोचते हैं कि यार मैं अच्छा होऊंगा, है ना, और गवर्नमेंट का जो एफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है जब इस तरीके के सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती हैं। और लोग जो कि अपने चीज़ों, सरकार ने दारू बंद किया है ना, सरकार ने बोला यार दारू का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, कोई अल्कोहल नहीं पिएगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, क्रिएटिव वे में उसका प्रचार किया, लोगों ने पीना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जो सरकार के हेल्थ गोल है ना, वो इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम देखते हुए इस चीज़ को बैन कर सकते हैं। फिर आती है एथिकल कंसर्न। अब यहाँ पर पता लगेगा कि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यार ये ना अनएथिकल मेथड है, क्योंकि आप लीगल रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर रहे हो केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो ये तो अनएथिकल है ना, और अगर ये एथिकल नहीं है तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। फिर आता है रेगुलेटरी चैलेंजेस। अब आपको ये भी पता लगेगा कि देखो जो आपकी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि मेरा गुटखा है आप खाओ, वो ये कहता है कि आप खाओ भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इसके दाने दाने में केसर का दम है। अब सरकार ने बोला कि भैया क्या केसर का दम है, उसने कहा मुझे क्या पता, तो बोला कि लोगों को खाने के लिए क्यों बोला, वो कहा मैंने बोला थोड़ी है, मैंने तो सिर्फ दिखाया है कि दाने दाने में केसर का दम है ना। अब आप खाओ मत खाओ ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डिफिकल्ट है ना कंट्रोल करना, इसको है ना रेगुलेट करना सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिवली, ये भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। तो इसके वजह से भी हम इसे नहीं लेके आ सकते। अब यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है ना, ये कंट्रोवर्शियल इशू हो गया है आजकल के इस बाजार के अंदर, क्योंकि कमर्शियल फ्रीडम वर्सेस पब्लिक वेलफेयर, इन दोनों ही चीज़ों को जब आप लेकर के आते हो तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। इसीलिए जो बिजनेसेस हैं उनको भैया अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो तो चाहेंगे ना कि उनका प्रमोशन हो, लेकिन जब वो इनडायरेक्टली हार्मफुल कंजम्पशन को क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। इसीलिए हम एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस को लेकर के आ सकते हैं, जिससे कि हम बिजनेस के इंटरेस्ट को और पब्लिक हेल्थ दोनों को ही क्या कर सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। तो यह था हमारा पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जो कि मैंने आपको बताया और आपने देखा, जो कि था सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, है ना। आई होप एंड आई बिलीव कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे को लगता है ना कि सीएपीएफ की जो भी प्रिपरेशन करता है, जब वो अपना आर्गूमेंट लिखना स्टार्ट करता है ना, तो वो ये वन नेशन वन इलेक्शन पे ज़रूर लिखता है। तो अगेन मैं इसमें आपको बहुत डिटेल में तो कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आपको पता है ना। तो फटाफट से मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो रेफर करता है एक ऐसे आइडिया को जहाँ पर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करते हो लोकसभा और द ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर प्रपोजल इस चीज़ का ये है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल इसलिए किया जाता है ताकि हम जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है इसको कम कर सके और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। हालांकि कंसर्न भी यही है कि देखो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म होगा उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, और रीजनल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम डिफरेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के कंसर्न और फायदे को देखते हुए इस पर डिबेट स्टार्ट होती है, और इसके डिबेट में कुछ लोग इसके फेवर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने से जो इलेक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट इफिशियंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके वजह से जो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, जो हर साल आपके इलेक्शन होते रहते हैं वो 5 साल में एक बार होंगे। बेटर गवर्नेंस होगा, यानी कि सरकार इलेक्शन से हट के सरकार जो है वो अपने गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर सकती है। अदरवाइज देखो ना, अभी हमारे यहाँ के, मैं सीएम की बात करता हूँ, है ना, मैं यूपी से हूँ, और यूपी के सीएम अभी योगी जी को देखो, अभी कभी वो बंगाल चले जाते हैं प्रमोशन के लिए, प्रचार करने के लिए, कभी वो तमिलनाडु चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो इसके वजह से जो उनका काम है, मेन काम क्या है, वो हमारे यहाँ के सीएम है, उनका काम है कि वो यूपी के अंदर गवर्नेंस को देखें, लेकिन गवर्नेंस को छोड़ के वो इलेक्शन को देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, गवर्नेंस को बेटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि हम वोटर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वोटर भी सोचेगा ना यार चलो 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, चलो चल के दे देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अरे यार पिछले बार तो इलेक्शन हुआ था, नहीं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, अब तो स्टेट का हो रहा है, तो हर साल कौन जाएगा वोट देने, है ना। तो इसके वजह से वोटर पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ये भी इसका एक प्रॉफिट है
या इसका बेनिफिट है। फिर आते हैं कि रिड्यूस द पॉलिटिकल डिसरप्शन, जो बार बार पॉलिटिकल डिसरप्शन होता है ना, जैसे कि सरकार बदल गई। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, रका चोड्डा वाला हाल ले लेना। जैसे कि अभी देखोगे ना तो आम आदमी पार्टी के सांसद ज़्यादा थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे क्या होता है, पॉलिटिकल डिसरप्शन होते रहते हैं। कोई दूसरी पार्टी किसी तीसरी पार्टी में मिल गई तो वो पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, हट गई, है ना। कई बार पॉलिटिकल सपोर्ट खत्म हो गया तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई, वापस से इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके के पॉलिटिकल डिसरप्शन को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब देखो कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में हैं उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आओगे तो जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है ना इसको, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इम्प्लीमेंट करोगे कैसे, आप किसी का टर्म कम करोगे क्या, ज़्यादा करोगे क्या। अब क्या मोदी जी को आप 7 साल सरकार बना के रखोगे या फिर योगी जी को 2 साल में ही हटा दोगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि यार हर जगह ना टर्म सही चल नहीं रहा है। जैसे कि अगर यूपी में अब इलेक्शन हुए हैं तो इससे 2 साल पहले बिहार में इलेक्शन हो गए, इससे 1 साल पहले बंगाल में इलेक्शन हो गए। तो यूपी वाला का 5 साल होगा, बिहार वाला का 3 साल होगा और बंगाल वाले का 4 साल होगा। अब इन सभी के टर्म को एक साथ आप कैसे लाओगे, तो किसी का कम या ज़्यादा करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए कभी भी बोल सकते हो कि एग्री होंगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, डिफ़िकल्टी है। दूसरा आता है थ्रेट टू द फेडरलिज्म। अगर आप सारे ही इलेक्शन एक साथ करा दोगे तो जो हमारा फेडरलिज्म है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। जो आपकी रीजनल पार्टी है ना वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगेन जो हमारी नेशनल पार्टी हैं जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, यही पार्टी क्या होती रहेंगी, चुनाव लड़ती रहेंगी, यही पार्टी जीतती रहेंगी। और जो रीजनल पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो बोल सकते हो कि आइडेंटिटी है वो लूज़ कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि मिड टर्म में जो कोलैप्स होगा इसके वजह से इंटायर इलेक्शन साइकिल हमारा डिसरप्ट हो जाएगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है लॉजिकल चैलेंजेस। देखो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या है कि अगर आप नेशन वाइड इलेक्शन कराते हो साइमल्टेनस तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, अगेन एक प्रॉब्लम है। फिर आपके पास आता है वोटर कन्फ्यूज़न। अब देखो अगर बहुत सारे चुनाव एक साथ करा दोगे तो वोटर वोट किसको देगा, है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हमें वोट देना किसको है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे वोट के विकल्प होंगे। उसके गांव को प्रधान को भी चुनना है, उसको सीएम का भी वोट देना है, उसको पीएम का भी वोट देना है। तो इसके वजह से जो बोथ स्टेट है ना, बोथ स्टेट एंड नेशन जो है इशू है वो यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकती है वोटर्स को और इसके वजह से हम इस चीज़ को नहीं ला सकते। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना इसके वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या हो सकता है, कम हो सकता है और गवर्नेंस इंप्रूव हो सकती है। लेकिन इससे रिलेटेड कंसर्न ये भी है कि हमारा फेडरलिज्म खत्म हो सकता है, नेशनल रीजनल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो खत्म हो सकता है। इसीलिए हम एक ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस लेकर के लीगल रिफॉर्म ला करके केयरफुल प्लानिंग तरीके से अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसको हम ला सकते हैं और इन सभी चीज़ों के थ्रू हम अपने कंट्री को और अपने देश को अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्गुमेंट जो कि हमने करा एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया हो। इसकी पहली मैराथन हमने ऑलरेडी कर रखी थी, कल की मैराथन आपकी हो भी नहीं थी ड्यू टू सम रीज़न। तो ये अभी मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, आप फटाफट से इसे देख लेना। एंड जैसे ही आप इसे कंप्लीट करोगे इस वीडियो को तो आप नीचे कमेंट भी कर देना ताकि मुझे भी पता लग सके कि यस यू हैव कंप्लीटेड। एंड एक चीज़ और भी है जो कि आप इस चीज़ के लिए ध्यान रख सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा, है ना। तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लेना ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा आंसर लिख करके आ सके। आई कैन बेट कि आपके एग्ज़ाम में जो 2 आर्गूमेंट आएगा ना वो इन्हीं टॉपिक से आएगा और इसे अगर आप पढ़ के जाते हो तो फिर आप रिग्रेट नहीं करोगे और अच्छे तरीके से आर्गूमेंट लिखोगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।